गली के गुंडे से लेकर बाहुबली बनने तक अतीक ने कई किरदारों में जुर्म की जो कहानियां लिखी, अब उसका हिसाब किताब हो रहा है। लेकिन मौजूदा वक्त की हकीकत जानने के लिए अतीत के पन्नों को पलटना भी जरूरी है। साल 1979, चकिया इलाका, इलाहाबाद। अस्सी का दशक ढलान पर था। संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। मगर उसी कुंभ नगरी में एक अलग दुनिया भी बसती थी, और यह दुनिया थी अपराध की, जरायम की। चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। पुलिस वाले भी उसके गिरबान पर हाथ डालने में परहेज करते थे। कोई पुलिस वाला गलती से चला गया तो चांद बाबा के गुंडे उसे पीट कर ही भेजते थे। लेकिन उसी इलाहाबाद में एक लड़का ऐसा भी था जो चांद बाबा को हराने के सपने देख रहा था। पिता के साथ व्यवसाय कर नहीं सके और कोई व्यापार व्यवसाय करने की थी नहीं। मनबड़ हो गए, इच्छाएं बहुत थीं, भौतिकता व्याप्त थी, तो मनचलों के मनबड़ों के साथ जो है अपना साथ हो गया। उसमें पहले स्थानीय स्तर पर रंगदारी, पैसा वसूलना, धमकाना, मारना, पीटना, और स्वाभाविक से कोई भी बड़ा अपराधी सबसे पहले बड़ा ही छोटा अपराधी रहा होगा। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का ये लड़का मन में ही ये ठान चुका था कि चांद बाबा को ठिकाने लगाकर इलाहाबाद का एक दिन उसे डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, फिरोज तांगे वाले का लड़का अतीक था। बमुश्किल 9वीं तक पढ़ पाया था। 10वीं में फेल हो गया, किताबों में दिल नहीं लगा तो स्कूल का रास्ता भूल अतीक ने गुनाह की गलियों में दिल लगा लिया। 1979 में अतीक के खिलाफ जो पहला मामला दर्ज हुआ था वह हत्या का था। जिस समय यह मामला दर्ज हुआ अतीक बालिग भी नहीं हुआ था, उसकी उम्र महज 17 साल थी। अगले कुछ सालों तक पिता फिरोज का तांगा इलाहाबाद की सड़कों पर दौड़ता रहा और अतीक दौड़ता रहा गुनाह की गलियों में। उम्र और बदमाशी की दुनिया में अतीक चांद बाबा से काफी छोटा था, लेकिन पुलिस और उस दौर के कुछ नेता उसे शह दे रहे थे। वो मुस्लिम युवाओं का रोल मॉडल बन चुका था। अतीक अहमद और चांद बाबा में कई बार गैंग वॉर हुआ। फिर साल आया 1989। चुनाव लड़ा। इलाहाबाद पश्चिम से अतीक निर्दलीय विधायक बन गया और चांद बाबा की हार हो गई। अतीक अहमद से जुड़े कई किस्से हैं। एक गुंडे, एक माफिया और एक बाहुबली के तौर पे उसके जितने चर्चे हैं, तो वहीं कुछ लोग उसे रॉबिन हुड मानते हैं। एक वक्त था जब इलाहाबाद में अतीक अहमद का सिक्का चलता था। वो बाकायदे दरबार लगाता था और जो फैसला उसने अपने दरबार में सुना दिया उसे शायद ही कोई चुनौती देता था। 1989 में अतीक के चुनाव जीतने के कुछ महीनों बाद चांद बाबा की हत्या कर दी गई, जिसमें अतीक का नाम सामने आया। बीच चौराहे भरे बाजार में किसी प्रयागराज के पुराने गैंगस्टर की हत्या नहीं थी, बल्कि नए गैंगस्टर अतीक का खूनी उदय था। इस दुस्साहसिक तरीके से आपने उमेश पाल हत्याकांड देखा, कुछ उसी अंदाज में शहर के पुराने इलाके में, रोशनबाग में, भीड़ भाड़ इलाके में, चाय की दुकान पर गोलियों और बमों से जिस तरह चांद बाबा की हत्या हुई, उसके चलते खौफ बहुत ज्यादा पैदा हो गया। पुलिस की शह पर अतीक ने यह काम कर तो दिया, लेकिन बाद में अतीक पुलिस के लिए ही सिरदर्द बन गया। खौफ कितना था इसी बात से समझिए कि एनएसए लगने वाला यूपी का वो पहला गैंगस्टर बन गया। करीब 10 सालों में ही अपराध की दुनिया में अतीक ने बड़ा नाम कमा लिया।
गरीब तांगे वाले के बेटे के पास अब पैसे और दौलत की कोई कमी नहीं थी। छोटी सी ही उम्र में अतीक पर 80 से ज्यादा हत्या की साजिश, रंगदारी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे कई मामले दर्ज हो चुके थे। लिहाजा उस समय के सभी गैंगस्टर्स के बीच अतीक की तूती बोलने लगी। लेकिन एक चीज जो अभी भी अतीक की पहुंच से दूर थी, वो थी सत्ता की पावर। अतीक समझ चुका था कि अगर जुर्म की दुनिया में बादशाहत बरकरार रखनी है तो सियासत की छांव में जाना ही होगा। अतीक गली के गुंडे की इमेज से निकलकर नेताजी बन चुका था, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। गुनाहों की दुनिया में सिक्का जमाने के बाद उसने अपना राजनीतिक गठजोड़ इतना मजबूत कर लिया था कि एक बार जब उसे पुलिस उठा ले गई तो उसने वो कर दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो साल था 1986। यूपी में कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। पुलिस ने अतीक को उठाया, उसे थाने में बिठाया, लेकिन तभी दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद के उस थाने में फोन आया और अतीक को छोड़ दिया गया। इसके बाद तो अतीक बेकाबू हो गया। वोट बैंक की राजनीति को लेकर राजनीतिक दलों का संरक्षण मिलता चला गया। जिन पुलिस वालों ने उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रयास किया वो परेशानी में पड़े, या उनके विरुद्ध कार्रवाई हुई या उनके स्थानांतरण कर दिए गए। संदेश, एक जो मैसेजिंग होती है पुलिस को, वो स्पष्ट थी कि जो भी इस पर हाथ डालेगा, हिमाकत करेगा, उसका यही हश्र होगा। 1989, 91 और 93 तीन बार अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता। अतीक का खौफ इतना था कि उसकी सीट से कोई चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। अब इसे लोकतंत्र की विडंबना ही कहेंगे कि बैलेट बनाम बुलेट के फॉर्मूले पर यकीन करने वाले इस बाहुबली सियासी नेता पर समाजवाद के पुरोधाओं ने भरोसा जताया और उसे आगे बढ़ाया। 1996 के चुनाव में अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और चौथी जीत हासिल की। 1999 में एसपी से नाराजगी बढ़ने पर उसने सोनेलाल पटेल की अपना दल ज्वाइन की, प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। साल 2002 में अतीक अपना दल से अपनी परंपरागत सीट से लड़ा और जीत हासिल की। मुलायम ने साल 2003 में जब सरकार बनाई तो अतीक सपाई हो गया। बेशक अतीक अहमद ने अपने सियासी सफर के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों का दामन थामा, लेकिन सच ये है कि इस दौरान गुनाह का दामन उसने कभी नहीं छुआ। अतीक ने विधानसभा के गलियारे से लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत तक अपनी आमद दर्ज कराई। साल 2004 में अतीक समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीतकर एमपी भी बन गया। अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम की सीट छोड़कर अपने भाई अशरफ को चुनाव लड़वाया, लेकिन बीएसपी के राजूपाल से अशरफ चुनाव हार गया। अतीक को यह हार इस कदर नागवार गुजरी कि उसने पूजा पाल से शादी के सिर्फ 9 दिन बाद राजूपाल की हत्या करा दी। एक राजूपाल की गाड़ी जा रही थी, तभी फिल्मी स्टाइल में राजूपाल की गाड़ी को रोका गया और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। ये कोई मामूली वारदात नहीं थी। तब बताया गया था कि रास्ते से गुजरने वाले जिसने भी इस वारदात को देखा वो दहशत से भर गया। हर तरफ भागम भाग शुरू हो गई। कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, तो कई डिवाइडर से जा भिड़ी। इस बीच विधायक राजूपाल के समर्थक विधायक को टेम्पो में डालकर ले जाने लगे। हमलावर को लगा कि राजूपाल जिंदा है, तो 5 किलोमीटर तक टेम्पो का पीछा किया गया और दे दनादन फायरिंग होती रही। अतीक के खिलाफ हर मुकदमे की सुनवाई होती रही। गवाह खरीदे या फिर गोलियों से खामोश किए जाते रहे और पुलिस चाहते हुए भी अतीक का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। अतीक समाजवादी पार्टी का चहेता बना रहा। फिर आया 2 जून 1995 का दिन।
बीएसपी के एसपी से समर्थन वापस लेने के बाद लखनऊ में गेस्ट हाउस कांड हुआ, राजनीति की मर्यादा लांघी गई, मायावती को खुद को कमरे में बंद करना पड़ा, जिसमें अतीक बढ़ चढ़कर सामने आया। बदलते वक्त के साथ अतीक पर कानून का शिकंजा कसता रहा। अतीक अपने बाहुबल के दम पर कानून की मुखालफत को अपना उसूल समझता रहा। साल 2007 ये वो साल था जो अतीक के बुरे दिन लेकर आया। यूपी में सरकार बदली, नेताजी सत्ता से गए और बहन जी आ गई। अतीक के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। तभी से वो कभी नैनी जेल, कभी बरेली जेल, कभी देवरिया जेल, तो कभी साबरमती जेल घूमता रहा, लेकिन अतीक का रुतबा कम नहीं हुआ। 2018 में देवरिया जेल में रहते प्रयागराज के एक प्रॉपर्टी डीलर को उठाकर देवरिया जेल लाया गया और जेल के भीतर डरा धमकाकर उससे जबरन प्रॉपर्टी के कागजात पर दस्तखत कराए गए। आप समझ सकते हैं कि जेल से भी अतीक का सिंडिकेट कैसे काम कर रहा था। 40 साल की सियासत और उससे कहीं ज्यादा गुनाहों की गलियों से वास्ता। बावजूद इसके बीती सरकारों का वरद हस्त होने के कारण कानून के मुलाजिम तक अतीक की शान में गुस्ताखी करने से बचते रहे। पर अब न सिर्फ अतीक बल्कि उसके कुनबे का हिसाब शुरू हो चुका है। क्या बेटा, क्या भाई और यहां तक कि बेगम भी सरकारी मेहमान बनने की कतार में खड़ी हो गई है। और यह सब हुआ है योगी की कमिटमेंट के बाद। देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। हत्या, जानलेवा हमले, डकैती, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी, जमीन हड़पना और अपहरण के कारोबार से अतीक ने अकूत संपत्ति कमाई है। सियासत में स्थापित होने के बाद उसने संगठित अपराधों पर ज्यादा फोकस किया। तमाम बेनामी संपत्तियां रखी, करीबियों के नाम पर करोड़ों अरबों के ठेके लिए और बाद में कमीशन लेकर उन्हें दूसरों को। रियल एस्टेट के, रेलवे के स्क्रैप के कारोबार के अलावा उसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया अरबों खरबों के ठेके लेने का है। रंगदारी, वसूली और गुंडा टैक्स से भी अतीक ने अरबों रुपए कमाए। यूपी पुलिस के मुताबिक योगी राज में अवैध ठेका, टेंडर और अपराध का धंधा बंद होने से हर साल अतीक अहमद गैंग को 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक अतीक अहमद, उसके सहयोगियों और गैंग के कब्जे से करीब 417 करोड़ की जमीन मुक्त करवाई गई है। अतीक अहमद की अब तक ही 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। प्रयागराज के खुलदाबाग थाने में 53A नंबर की हिस्ट्री शीट में अतीक के गुनाहों का पूरा लेखा जोखा है। अतीक के आस्तीन पर खून के बेशुमार चीटे हैं। यूं तो बाहुबली अतीक ने बड़ी ही सफाई से धोए थे अपने आस्तीन, मगर योगी राज में अब खून की हर एक बूंद का हिसाब हो रहा है। माफिया अतीक अहमद इंटरस्टेट गैंग का मुखिया है। उसके गैंग का नंबर IS 227 है। उसके गैंग में वर्तमान में 121 एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलहों का जखीरा है। माफिया अतीक अहमद के इंटरस्टेट गैंग 227 के खौफ का अब खात्मा होना तय माना जा रहा है। एसटीएफ ने उसके 16 रिश्तेदारों और 37 शूटर्स की कुंडली तैयार की है। कल तक अतीक की गुनाह की कहानी कानूनी कागजात में सिर्फ कलमबंद हुआ करती थी, पर आज कलमबंद मुकदमों पर अमल का वक्त है। यही वजह है कि न सिर्फ उसके गुर्गों के ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, बल्कि खुद को बादशाह समझने वाले इस बाहुबली की बेगम और बेटे भी कानून की नजर में कसूरवार साबित हो चुके हैं। कानून का चाबुक चल चुका है और अब नंबर अतीक अहमद का है। गवर्नमेंट भी कटिबद्ध है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी कटिबद्ध है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी है इस बार, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है।
योगी अतीक का ऐसा हिसाब किताब करने वाले हैं जिसका अंजाम अतीक को बखूबी पता है। अब जरा इस माफिया परिवार की पूरी क्राइम कुंडली भी देख लीजिए। अतीक अहमद के खिलाफ 187 आपराधिक केस दर्ज हैं। वो फिलहाल साबरमती जेल में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ 4 केस दर्ज हैं, जिनमें 3 पहले से हैं और चौथा 24 फरवरी का है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर 2 मामले में आरोपी है। वो इस वक्त लखनऊ जेल में है। अतीक के दूसरे बेटे अली अहमद के खिलाफ 5 मामले हैं और वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में है। अतीक के बेटे असद के खिलाफ 1 मामला दर्ज है और फिलहाल वो फरार चल रहा है। अतीक के 2 और बेटे हैं अजम और अबान, जो कि बाल संरक्षण गृह में बताए जा रहे हैं, जबकि अतीक के भाई और पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53 मामले दर्ज हैं, जो कि बरेली जेल में बंद है। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद योगी सरकार ने अतीक की सल्तनत को हिलाकर रख दिया है। उसके खौफ को खत्म करके कम से कम उसके परिवार को दहशत में तो ला ही दिया है। एसटीएफ के पड़ताल में अतीक एंड कंपनी के कई राज एक एक कर सामने आ रहे हैं। अतीक ने नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के कई जिलों में अपने नेटवर्क को मजबूत किया है। अतीक के कई गुर्गे नेपाल में सेटल हैं। बताया जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या करने के बाद अतीक के बेटे असद समेत तमाम शूटर्स इस वक्त नेपाल में ही छुपे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक असद भी प्रयागराज के प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बस्ती होते हुए पहले सिद्धार्थनगर पहुंचा और अब वहां से नेपाल जा चुका है। बताया जाता है कि गाड़ी छोड़कर असद ने पैदल ही नेपाल बॉर्डर को पार किया, क्योंकि जो सुरक्षित रास्ता तलाशा गया था वो सिद्धार्थनगर होते ही गुजरता है। इसी जिले के नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके में असद और उसके गर्गे दाखिल हुए और कपिल वस्तु में जाकर कयूम अंसारी, जिसे एसटीएफ ने नेपाल से गिरफ्तार किया है, उसने असद और उसके गुर्गों की मदद की थी। उन्हें एक दिन अपने यहां रोका था। सिद्धार्थनगर से ही कयूम ने असद और उसके गुर्गों को प्रोटेक्शन देते हुए नेपाल तक अपने साथ ले गया था। हालांकि इस पूरे योजना में चंद लोगों की ही भूमिका है, क्योंकि अतीक अहमद चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर इस सुरक्षित पैसेज के बारे में इन्वॉल्व होंगे तो यूपी एसटीएफ असद के गले को दबोच लेगा। सूत्रों की माने तो यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली है कि असद लुम्बिनी के आसपास कहीं हो सकता है। मजीदिया में उसके होने की संभावना है। असद के साथ शूटर अरमान भी हो सकता है, इसलिए यूपी एसटीएफ की एक टीम नेपाल में डेरा डाले हुए है। असद तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है। अतीक के खास सिपाह सालार गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर यूपी से बाहर जा चुके हैं, जिनकी तलाश यूपी, गुजरात से लेकर नेपाल तक की जा रही है। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। गली का गुंडा, मर्डरर, विधायक, सांसद, बाहुबली। ये प्रयागराज के उस अतीक अहमद की कहानी है जिसका कभी यूपी में डंका बजता था। मगर आज योगी राज में उसके गुनाहों की लंका जल रही है। बाहुबली बहुत अच्छे लोगों को कहा जाता है और बाहुबली आपको शायद न मालूम हो, ईश्वर को भी कहा जाता है। गुनाहों का शतक, सियासत की ठसक, जुर्म का ऐसा जोर चला कि अतीक जैसा गुनाहगार खुद को भगवान मान बैठा। लेकिन वक्त बदला तो हकीकत भी सामने आ गई। कानून के जो मुलाजिम कभी अतीक के दरबार में सजदे करते थे, अब उसे कायदे से कानून याद दिला रहे हैं।